नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे जोमेटो दोस्तों रिसेंटली आया एक बड़ा आईपीओ, बट प्राइस अब जिसकी आईपीओ प्राइस के भी नीचे फिसल चुकी है। तो ऐसे में अगर हम लोग जोमेटो के निवेशक हैं या निवेश करना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि डाउन साइड रिस्क कितना है। आईपीओ प्राइस के नीचे फिसलने के बाद टेक्निकली स्टॉक के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, बट हम आपको आज बताएंगे कि नीचे स्टॉक कहाँ जाके सपोर्ट ले सकता है। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आपको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। बात करें अगर जोमेटो की दोस्तों, तो पहले हम लोग कंपनी को समझते हैं। जोमेटो की शुरुआत 2010 में हुई थी दोस्तों। इसकी जो पेरेंट कंपनी थी वो इन्फो एज थी। इस एक तरह का स्टार्टअप था देश में, हमारे देश में शुरू हुए स्टार्टअप में से सबसे शानदार स्टार्टअप था ये। देश के 5 टॉप यूनिकॉर्न में से एक था। यूनिकॉर्न उसको बोला जाता है दोस्तों जो स्टार्टअप $100 बिलियन की मार्केट कैप वैल्यूएशन हासिल कर लेते हैं। जोमेटो हमारे देश का लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेयर है दोस्तों। ये मेनली 4 सर्विस देती है अपने कस्टमर्स को और 4 प्रकार से ये रेवेन्यू करती है, जिसमें ये फूड सर्विस डिलीवरी कस्टमर जो इसकी रेवेन्यू का मेन सोर्स है दोस्तों। उसके बाद आता है डाइनिंग आउट। आप इसकी ऐप से जाके किसी भी रेस्टोरेंट जो लिस्टेड है वहाँ पे जाके आप टेबल बुक कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों जोमेटो प्रो एक्सक्लूसिव कस्टमर्स, जिससे आप रेस्टोरेंट्स में जाके फ्लैट डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों हाइपर प्योर मार्केट। यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल रेस्टोरेंट को सप्लाई करती है। तो ये 4 वर्टिकल से जोमेटो रेवेन्यू करता है। जोमेटो की दोस्तों एक खासियत क्या है कि ये इंडिया के साथ साथ 22 और देशों में इसके फुटप्रिंट्स हैं दोस्तों। 1,31,000 फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट के साथ इनका टाई अप है। हर महीने लगभग 1 करोड़ 1 लाख के लगभग ऑर्डर ये प्लेस करती है, इसको ऑर्डर मिलते हैं। FY21 के नंबर्स की बात करें, वैसे तो ये हम लोग सब जानते हैं कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों। अब तक इसने कोई प्रॉफिट क्लॉक नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी नहीं होती है। हालांकि जैसे अमेजोन थी, अमेजोन दोस्तों 10 साल बाद प्रॉफिटेबल हुई थी और आज अमेजोन कहाँ है। तो ये लॉस मेकिंग ही एकमात्र नेगेटिव, किसी चीज़ के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। इसके पीछे जो मेन चीज़ होती है वो होती है वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक का आईपीओ आया था और लिस्ट हुआ था। सेल्स थी इसकी 1845 करोड़ की दोस्तों। सेल्स में 26% की डी ग्रोथ, एनुअली 882 करोड़ रुपए का इसने लॉस क्लॉक किया। आरओसी मेंस 19 की है, आरओई 22 की है। मेंस में डेट कोई डेट नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है, बुक वैल्यू 21 रुपये की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंस 18% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंस 28% का। तो हर पैरामीटर पे कंपनी में हमें लॉस दिखेगा दोस्तों। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की है कि अभी कंपनी का जो फोकस है वो कस्टमर एक्वायर करने पे है, जो जैसा कि कंपनी बताती है। और हमने एक एग्जांपल दे के आपको बताया कि अमेजोन भी एक ऐसी कंपनी रही है जो लगभग 10 साल बाद प्रॉफिट में आई थी दोस्तों। कुछ इन स्टॉक्स के लिए दोस्तों, जो फूड डिलीवरी स्टॉक्स के लिए रिसेंटली बैड न्यूज आई, जहाँ पे 1 जनवरी से इनको जो भी फूड डिलीवरी करते हैं, पहले ये जीएसटी से बाहर थी, अब इनको 5% जीएसटी कलेक्शन करना पड़ता है। ये एक इन चीज़ों की, इन स्टॉक्स के लिए और नेगेटिव थी दोस्तों। लास्ट ईयर जुलाई में कंपनी का आईपीओ आया था। आईपीओ से पहले बड़ी हाइप क्रिएट हुई। 76 का इसका इशू प्राइस था, 76 के मुकाबले 115-16 रुपये पे लिस्ट हुआ। 169 का इसने हाई लगाया। लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकल जब हम लोग इसकी प्राइस को एनालाइज करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। इस स्टॉक में सिर्फ 5 दिन ही 5 ट्रेडिंग सेशन तेजी हुई है, उसके बाद ये कंटिन्यूस स्टॉक गिरता जा रहा है और अभी अपनी आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक इन स्टॉक्स के लिए और चीज़ बताई जाती है, अक्सर बताई जाती है दोस्तों, कि इस अभी हमारे देश में जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 8% का है। बाकी 92% हम लोग इंडियन जो लोग हैं वो घर में बना हुआ खाना खाते हैं, जबकि अमेरिका चाइना में 40 से 50% की पेनिट्रेशन है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। बट हम एक चीज़ आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं। जो अमेरिका की इकॉनमी है हमारी इकॉनमी से ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है। जब हम लोग उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे अमेरिका आ जाए तो हमारी जीडीपी यहाँ से 10 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ से तो फिर हर चीज़ 10 गुना बढ़ जाएगी। रिलायंस का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए का है, तो वो 150 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 100 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो सिर्फ ये वहाँ पे जोमेटो थोड़ी बढ़ेगा, वहाँ तो हर चीज़ बढ़ेगी। ये कोई भी चीज़, क्योंकि
कोई कंपनी जब आईपीओ लेके आती है दोस्तों, तो वो एक प्लेयर की तरह होती है और स्टॉक मार्केट है ग्राउंड। यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक, कोई भी आईपीओ हमें प्राइस के चश्मे से देखना चाहिए। प्राइस ही हमारे लिए सब कुछ होनी चाहिए दोस्तों। अगर प्राइस परफॉर्म नहीं कर रही तो हमें उसके साथ नहीं बढ़ना चाहिए। कभी भी मार्केट करेक्शन में हिस्टोरिकली ये रहा दोस्तों, बड़ी डेट वाली कंपनियां और बट लॉस मेकिंग कंपनियां हमेशा पनिश होती हैं, चाहे वो उसका इतिहास कोई भी रहा हो। लेकिन अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है, डेट वाली कंपनी है, ग्रोथ नहीं शो कर रही, तो हमेशा मार्केट करेक्शन में उन कंपनियों को बड़ी पनिशमेंट मिलती है। अब आते हैं दोस्तों इसकी प्राइस पे। 76 पे इसका आईपीओ आया था, जैसे हमने शुरुआत में बोला। 113 रुपये पे अभी ये ट्रेड कर रही है। आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। 35% हायर लेवल से ये गिर चुका है। लेफ्ट टाइम हाई इसका 169 का था, वही 52 वीक हाई था दोस्तों। 52 वीक लो इसका 112 रुपये का। अब ये आता है चार्ट्स, क्योंकि ये 1 साल के ही इसके चार्ट हैं। चार्ट पे हमारे पास ज़्यादा डाटा है नहीं है, बट जो इंटरेस्टिंग चीज़, जो फैक्ट निकल के सामने आया, इसको जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो जैसा कि हमने ये कैंडल आपके लिए मार्क कर दी, इसमें सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन ही दोस्तों तेजी हुई है। बहुत से निवेशक, अब कोई भी, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि आपको हम बताएंगे ये लोअर लेवल तक कहाँ तक जा सकता है। अगर ये अपनी आईपीओ लिस्टिंग प्राइस के नीचे सस्टेन करता है, तो हिस्टोरिकली दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए जो अगला सपोर्ट होता है वो होती है उसकी इश्यू प्राइस, जो कि इसकी 76 थी। हालांकि बहुत से निवेशक मार्केट में ये शुरू से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ये इस स्टॉक के बारे में मानना रहा है कि इसकी जो वैल्यू है 40 to 50 रुपीज़ पर शेयर है, वहाँ तक भी ये कंपनी फिसल सकती है। जैसा कि पेटीएम के साथ हुआ था, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी, बड़ा आईपीओ, और उसके बाद उसकी प्राइस के साथ क्या हुआ हम लोगों ने सबने ये कहीं ना कहीं देखा है। ऐसे दोस्तों गिरते हुए स्टॉक में फिर हमें स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए? ऐसे गिरते हुए स्टॉक में दोस्तों हमें 2 चीज़ों पे ध्यान रखना, या तो प्राइस परफॉर्म करना शुरू करे, या इसका कंपनी परफॉर्म करना शुरू करे। कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी, नो डाउट शानदार कंपनी का दोस्तों बिजनेस मॉडल है, बहुत बड़ा स्कोप है। हम कंपनी के बिजनेस पे कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है आपको प्राइस के चश्मे से स्टॉक को देखने की लायक बनाना, कि हम प्राइस परफॉर्म नहीं कर रही है तो हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हम एज ए निवेशक, हमारा इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस है वो प्राइस के मामले में होगा। हमने आईपीओ के बाद इसमें कहीं भी निवेश किया होता तो आज हम लॉस में हैं दोस्तों। और ऐसे में एज ए निवेशक हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये स्टॉक नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो यही बताने के लिए हमने दोस्तों एक ये शॉर्ट एपिसोड आपके लिए बनाया। वैसे इसके फंडामेंटल ज़्यादा चर्चा के लिए नहीं है, ना इसका कोई ज़्यादा टेक्निकल आस्पेक्ट था, लेकिन जो चीज़ें हमें निकल के सामने आई वो आपको बताई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेक्नो फंडा एनालिस्ट हमने जोमेटो के करने की कोशिश की है। बाकी दूसरे जो एस्टेब्लिश कंपनियां हैं उनके टेक्नो फंडा एनालिस्ट आपको देखने, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स के टेक्नो फंडा एनालिसिस देख सकते हो। आपका पसंदीदा स्टॉक अभी तक हमने कवर नहीं किया, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोर्स कंटेंट कैसा लगा दोस्तों? वीडियो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।